देखिए आईपीसी में आपका सामान्य बातें अभी दो तीन देखिए आपका छूटी है उस मैंने उसको बता दिया जाए और तब आगे बढ़ा जाएगा। पहले ये सामान्य बातों से आपका केवल प्री में क्वेश्चन आता था, लेकिन अब जो आपका मॉडल उत्तराखंड झारखंड इत्यादि राज्यों में बन रहा है, तो ये सामान्य बातें आपका बिहार में भी एपीओ में बना है। यानी कि सामान्य बातों से अब मेंस में भी क्वेश्चन एक या दो डाल दे रहा है। जैसे कि आपका उत्तराखंड ने ये पूछ लिया था कि वैकेरियस लाइबिलिटी या प्रातिनिधिक दायित्व पर टिप्पणी लिखिए। फिर आपका ये पूछा था कि फ्री लीगल एड के बारे में बताइए, यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका आईपीसी की किसी पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं दिए गए हैं। ये आईपीसी के प्रिंसिपल हैं, यानी कि आपराधिक विधियों के या जो क्रिमिनल लॉ हैं उसके कुछ सिद्धांत चल रहे हैं। तो फिर एक बार भाई दोहरा दिया जाए आपका जो पिछला लेक्चर में बताया गया था। पिछले लेक्चर में आपको एक तो आईपीसी पढ़ने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस बताया गया था, वह याद रखना है आर्टिकल 372। आपका दूसरा इतिहास बताया गया था कि आईपीसी का निर्माण कैसे हुआ। तो आईपीसी का निर्माण फिर एक बार कल 4-5 लोग फोन करके ही पूछ रहे थे, फिर हम 1-2 मिनट उसको रिवीजन भाई करवा दे रहे हैं कि आईपीसी का निर्माण तो चार्टर एक्ट 1833 आया। चार्टर एक्ट का चार्टर मतलब विलेख और एक्ट मतलब कानून। तो उस समय कानून इंग्लैंड से चलता था, भारत में आता था। इंग्लैंड की महारानी या सम्राट वहां से विलेख जारी करते थे और वे कानून कहाँ आ जाते थे, भारत में। जो चार्टर एक्ट 1833 में ये प्रावधान किया गया था कि भारत में जो प्रचलित कानून हैं उनकी परीक्षा के लिए और नए कानून कौन बनाया जाए, इसके लिए लॉ कमीशन या विधि आयोग स्थापित किया जाएगा। तो सर्वप्रथम आपका इस चार्टर एक्ट की धारा 40 के तहत 40 के तहत लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले को की नियुक्ति की गई और तत्पश्चात आपका 3 और मेंबर आपके नियुक्त किए गए, जो बताया भी गया था मिलेट, एंडरसन और मैकलियोड। यानी कि प्रथम विधि आयोग की स्थापना या गठन 1834 में हुआ, जिसमें कुल 4 लोग थे, कोई भारतीय मेंबर नहीं था। क्वेश्चन आपका यहाँ घुमावदार 3-4 बना है। ये सही बात है कि भाई घुमावदार क्वेश्चन है कि प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस सन में की गई। अगर ऐसा पूछे स्थापना किस सन में की गई तो 1834 मारिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन यूपीजे में आया है कि प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत की गई, तो कौन सा चार्टर एक्ट? 1833। प्रथम विधि आयोग में कुल कितने लोग थे? 4। कौन भारतीय था इनमें से? कोई नहीं मारिए। और सभापति सहित पूछे तो 4 और रहित पूछे तो 3। हो सकता है मेंबरों का नाम भी आजकल अंदर जाकर पूछ रहा है। तो ये जो फर्स्ट लॉ कमीशन है, क्योंकि इसके अध्यक्ष आपका ने लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले को बनाया गया, मुख्य कर्ता धर्ता वही था, इसलिए आईपीसी का जो उपनाम है मैकाले संहिता भी कहते हैं। तो मैकाले संहिता किसे कहा जाता है? आईपीसी को। बहुत तेजी से ये आयोग कार्य किया
और 1837 ईस्वी में ही 34 में गठित हुआ। 1837 में ही अंग्रेजी सरकार को ड्राफ्ट बनाकर दे दिया। तो अब आया, अब यहाँ जो आपका क्वेश्चन एक अभी भी समस्या बनी हुई है कि आईपीसी का निर्माण किसने किया। अब हमें लगता है कि जो एचजेएस में क्वेश्चन आया है किसने किया आपका ये पूछा गया था, और उसमें लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले, शॉर्टकट में पूरा नाम नहीं देता, लॉर्ड मैकाले देता है। लॉर्ड मैकाले यूपीएचजेएस ने सही माना। अब समस्या ये आएगी कि प्रथम विधि आयोग ने ड्राफ्ट तैयार किया कि लॉर्ड मैकाले ने किया। तब तो भाई समस्या है ही, क्योंकि आयोग लॉर्ड मैकाले मान रहा है एक बार, लेकिन किसने किया। अगर फर्स्ट लॉ कमीशन आ जाए तब क्या। तो अब ये देखना पड़ेगा कि शब्द क्या यूज किया है। अगर जहाँ भी हल्का सा आपको लगे कि ये विधि आयोग के बारे में पूछ रहा है तब तो भाई फर्स्ट लॉ कमीशन, और जहाँ भी ये लगे कि ये व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है तो आपका मैकाले। इसको और हम देख ले रहे हैं। आपका एक दो लोग समस्या उठाए हैं इस प्रश्न को लेकर कि अगर दोनों आए तब क्या चूज किया जाए। वैसे एचजेएस के अनुसार भाई किसने ड्राफ्ट तैयार किया, लॉर्ड मैकाले ही माना है। तो हमें लगता है कि व्यक्ति को ज़्यादा प्रश्रय दिया जाता है और आयोग को कम, जो आयोगों की राय है। और हमारा संविधान में भी आपका जो आता है क्वेश्चन, लेकिन और हम इस पर अध्ययन कर लेंगे तब आपका और गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि किसने किया, और दोनों आ जाए तो क्या मारा जाए। लेकिन जो साल पेपरों में है और जो एचजेएस में बना उसके अनुसार लॉर्ड मैकाले सही है, लेकिन कुछ विवाद उत्पन्न हुए हैं, उसको फिर से आपका मैंने विचार करके बताया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है भाई। इसके बाद आपका ये बताया गया था कि भाई जब बनकर तैयार लॉर्ड मैकाले ने जब ड्राफ्ट सौंप दिया तो एक रिवीजन कमेटी बनाई गई। रिवीजन कमेटी ने एक एक बातों पर गौर किया। गौर करने के बाद अंग्रेजी सरकार को खाका वापस किया और कहा कि जो लॉर्ड मैकाले खाका बनाकर, खाका में ड्राफ्ट या मसौदा या मॉडल या नमूना एक ही है, नमूना, मॉडल, ड्राफ्ट, खाका, प्रारूप, ये नहीं कि अलग अलग मार दीजिएगा। आ जाए नमूना किसने बनाया तो ये नहीं कि खोने लगेगा कि नमूना क्या होता है। फिर एक बार हम बता रहे हैं, नमूना आए, ड्राफ्ट आए, मसौदा आए या आपका खाका आए, प्रारूप आए, तो एक ही सब है, अलग अलग नहीं है। अंग्रेजी सरकार को रिवीजन करके दे दिया रिवीजन कमेटी ने आपका। फिर अंग्रेजी सरकार के आपका गवर्नर जनरल की काउंसिल ने, डेट याद रखिएगा, 6 अक्टूबर 1860 को इस विधेयक को पास कर दिया, और उसी तारीख को 6 अक्टूबर 1860 को ही तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, याद रखना है पूछा जा चुका है कि आईपीसी पर अनुमति किस गवर्नर जनरल ने प्रदान की, तो क्या मारेंगे लॉर्ड कैनिंग। पुलिस एक्ट पर बताइए तो किस गवर्नर जनरल ने, बता गया था ना, लॉर्ड कैनिंग ने अनुमति प्रदान की। कब प्रदान की, 6 अक्टूबर, नहीं, आईपीसी में 6 अक्टूबर 1860, और इसी तारीख को निर्माण की डेट कहा जाता है। फिर आपका प्रकाशन हुआ 3 खंडों में, 13, 17, 20 अक्टूबर आपका बंगाल गजट में, और आपका प्रकाशन हुआ 1 मई 1861। तय की गई थी डेट की लागू किया जाएगा, लेकिन लागू नहीं हुआ। और फिर कब लागू हुआ, 1 जनवरी 1862। इसमें 23 अध्याय, 511 धाराएं हैं, ये याद रखना है। एक दो क्वेश्चन सामान्य बचा है कि आईपीसी कहाँ से ली गई है, तो वह आयरलैंड से ली गई है, नोट्स में है।
हो सकता है नया क्वेश्चन पूछ ले कि आईपीसी कहाँ से अडॉप्ट की गई, यानी कि पहले ऐसा कानून कहाँ बना था, तो आयरलैंड में बना था और वहीं से ज़्यादातर प्रावधान लिए गए हैं। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो संविधान के ज़्यादातर प्रावधान कहाँ से लिए गए पूछ ले, तो 75% प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित हैं। तो आयरलैंड मार्कर आना है। हो सकता है नया क्वेश्चन अब तक के इतिहास में किसी भी कंपटीशन में पूछा नहीं गया है। अब आइए इसके बाद आपका आपराधिक मामलों के कुछ प्रिंसिपल हम शुरू किए थे। क्रिमिनल मामलों के कुछ सिद्धांत होते हैं। सबसे यहाँ से भी आपका प्री में 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपका कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो हम बताएंगे ही, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन सिद्धांतों से बनने का पूरा चांस रहता है। देखिए, पहला हम सिद्धांत आपका बता रहे थे, फिर से हम शुरुआत करते हैं, बताए भी थे। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यानी कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का मतलब ये हुआ कि आपका निर्दोषिता की उपधारणा। निर्दोषिता की उपधारणा का मतलब ये हुआ कि अभियुक्त को तब तक दोषी न माना जाए या तब तक इनोसेंस माना जाए या तब तक निर्दोष माना जाए जब तक कि युक्त युक्त संदेह से परे उसका दोष कोर्ट में साबित न हो जाए। अब देखिए इसको आपका, इसको शुरुआत किया जाए, और जब भी ये आप शुरुआत करिएगा निर्दोषता की अवधारणा, तो 2-3 केस भी वहीं, कुछ आपका केस नहीं बता पाया था आदमी, तो इसको फिर से एक बार हम शुरुआत करते हैं। कॉमन लॉ का यह परंपरागत सिद्धांत है कि, तो पहला शब्द आया कॉमन लॉ। तो कॉमन लॉ का मतलब पहले जान लेना है, क्योंकि आपका आगे भी कॉमन लॉ काम करेगा। तो आइए, कॉमन लॉ जैसे ही बोला जाए तो थोड़ा सतर्क रहना है। इंग्लैंड में 2 प्रकार के कानून हैं, क्योंकि अभी दुराशय के सिद्धांत में भी आएगा, टाट में भी आएगा, कई जगह कॉमन लॉ आएगा। तो कॉमन लॉ आज जान लीजिए, नहीं कि नए लोग भी। अब ये नहीं कि जैसे ही कॉमन लॉ, कॉमन मतलब सामान्य और लॉ मतलब विधि, हिंदी में देगा तो इंग्लैंड की सामान्य विधि, इंग्लिश में देगा तो इंग्लैंड का कॉमन लॉ। अब ये नहीं कि सामान्य विधि आ जाए तो आप होते रहे कि ये क्या है। इंग्लैंड में 2 प्रकार के कानून हैं, एक आपका सामान्य विधि या कॉमन लॉ, और दूसरा स्टैट्यूटरी लॉ, यानी कि अधिनियमित विधि या संविध कहा जाता है। कॉमन लॉ का मतलब जो परंपराओं पर आधारित कानून हो, ट्रेडिशन पर हो, कस्टम पर हो, यूजेज पर हो, यानी कि परंपरा, प्रथा, रूढ़ि के आधार पर जो कानून चलते हैं वह कॉमन लॉ। और जो संसद ने कानून पास किए हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी लॉ, अधिनियमित विधि। फिर एक बार दिमाग में बैठाइए, जो परंपराओं से कानून चल रहे हैं, ट्रेडिशन या कस्टम या यूजेस से, उसको इंग्लैंड में क्या कहा जाता है, कॉमन लॉ। और जो संसद ने बना रखा है, जब पास किया है, उस कानून को क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी लॉ। तो टाट में बताइए कि अपकृत विधि का आधार क्या है, इंग्लैंड की अधिनियमित विधि है कि कॉमन लॉ। भाई अपकृत में पूछा जाता है ना भाई, कई लोग पढ़कर भी आए हैं, तो पहला ही जब किताब का पहला ही आप क्या पढ़ेंगे पेज, उसी में दिया गया रहेगा कि जो टाट है वह आपका कहाँ से उत्पत्ति हुआ, कॉमन लॉ, यानी कि जो इंग्लैंड की परंपरागत कानून थे उसी में न्यायालयों ने निर्णय दिया और किसकी उत्पत्ति कर दी, आपका अपकृत की। कोई कानून पहले नहीं बना।
तो कॉमन लॉ का यानी कि इंग्लैंड की परंपरागत विधि कहा जाता है। कॉमन लॉ का ये सुप्रसिद्ध सिद्धांत है कि किसी अभियुक्त को, किसी एक्यूट को तब तक दोषी न ठहराया जाए, तब तक दोष सिद्ध न किया जाए, तब तक निर्दोष माना जाए, जब तक कि उसका दोष आपका न्यायालय में युक्त युक्त संदेह से परे यानी कि बिना किसी उचित डाउट डाउट के कोर्ट में साबित न हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अभियोजन या परिवादी का ये कर्तव्य होता है कि वह अभियुक्त ने अभिकथित अपराध किया है इस बात को साबित करे। इसका दायित्व है आपका परिवादी यानी कि अगर कंप्लेंट बता गया था सीआरपीसी में शाम को कंप्लेंट पर मामला है तो परिवादी, और कंप्लेंट पर मामला नहीं है तो प्रोसिक्यूशन का ये दायित्व है कि वह युक्त युक्त संदेह से परे साबित करे कि अभियुक्त क्या है, दोषी है। जब अभियुक्त न्यायालय में हाजिर होता है या लाया जाता है, कल भी बताया गया था, पिछले लेक्चर में मैंने बताया गया, हाजिर होता है मैंने स्वेच्छा से आ गया, और लाया जाता है मतलब क्या हुआ, पकड़ कर लाया गया, पुलिस ने पकड़ कर क्या किया, लाया। तो जब भी कोई एक्यूड यानी कि जो अपराध किया है न्यायालय में हाजिर होता है या लाया जाता है तो न्यायालय ये उपधारणा करके चलेगा, ये अनुमान लगा कर चलेगा, ये प्रिज्यूम करके चलेगा, ये कल्पना करके चलता है कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया। अभियोजन का ये दायित्व है कि वह साबित करे कि अभियुक्त ने अपराध किया है, अर्थात सबूत का भार किस पर होता है, अभियुक्त पर कि अभियोजन पर कि दोनों पर। देखिए एविडेंस का क्वेश्चन है, किस पर होता है, प्रोसिक्यूशन पर। और ये सबूत के भार के बारे में तुरंत अब एविडेंस की धाराएं भी कवर करते रहिए कि अभी ये चाहता है कि वह न्यायालय से बी को चोरी के लिए दंडित करवा दे, तो किसको साबित करना पड़ेगा कोर्ट में कि बी ने चोरी की है। अब ए को कि बी को कि दोनों को, ए को यानी कि अभियोजन को या परिवादी को। अभियुक्त मौन रह सकता है, अभियुक्त बोलने के लिए बाध्य नहीं है। मैं बता दूं, अभियुक्त मौन रह सकता है। अगर अभियोजन अपना दायित्व नहीं निभाता तो अभियुक्त दोष मुक्ति का क्या होगा, हकदार। यह सिद्धांत इस नियम पर आधारित है कि भले ही हजार अपराधी छूट जाएं, लेकिन किसी इनोसेंस को, किसी निर्दोष को सजा न हो पाए। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। वर्तमान समय में इसके कुछ अपवाद बता दिए गए हैं। अपवाद का मतलब ये हुआ कि कुछ दशाओं में जब अभियुक्त न्यायालय में हाजिर होता है या लाया जाता है तो ये मानकर चला जाता है कि अभियुक्त ने ही ये अपराध किया है। फिर एक बार अपवाद अब समझिए। यह इनोसेंस का जो प्रियम्पशन है या निर्दोष होने की अवधारणा है, आपका कुछ मामलों में वर्तमान में ये शिथिल कर दी गई हैं। अर्थात कुछ मामले ऐसे जरूर हैं जिसमें ये मानकर चला जाता है कोर्ट द्वारा कि इसी अभियुक्त ने अपराध किया होगा, और बचाव का अब सबूत का भार अभियुक्त पर होता है कि वह साबित करे कि उसने अपराध नहीं किया। अब दो तीन उदाहरण इसमें देखिए। एक उदाहरण आप अच्छा देखेंगे, तीन चार उदाहरण बताया जाए और प्रयास ये किया जाए कि भाई बिहार एपीओ में भी क्वेश्चन बना था, ये 113 ए से बना था, हेडिंग ही बन गई थी कि आत्महत्या के बारे में उपधारणा किस धारा में, यानी कि अगर कोई विवाहिता स्त्री है, विवाह के 7 वर्ष के अंदर
सुसाइड कर लेती हैं, तो इस बारे में आपका प्रिजम्पशन की धारा में 113 ए मारेंगे, एविडेंस की धारा अर्थात 113 को। ये भी यहाँ सबूत का भार किस पर चला जाएगा? अभियुक्त पर, और मानकर चला जाएगा कि किसने दुष्प्रेरित किया है आत्महत्या के लिए, पति या पति के नातेदार। दूसरा, डाउरी डेथ सबसे अच्छा उदाहरण है। 113 बी एविडेंस की धारा, जहां की कुछ दशाओं में न्यायालय ये अनुमान लगा कर चलता है कि पति या पति के नातेदारों ने ही दहेज के लिए स्त्री की क्या की होगी? हत्या। तीसरा, दुराचार का मामला है, 114 ए में जाएगा, वहां भी ये उपधारणा लागू होगी। वहां भी मानकर चला जाएगा कि इन्होंने कुकर्म किया है। फिर आपका एक उदाहरण और एविडेंस का, क्योंकि 3-4 पर्याप्त हैं भाई। 114 का दृष्टांत नंबर ए, आपका 114 का दृष्टांत नंबर ए, सतर्क रहना है। अगर चोरी के कुछ समय के पश्चात किसी व्यक्ति के पास चोरी का माल बरामद होता है, तो न्यायालय ये अनुमान कर सकता है कि या तो यह व्यक्ति चोरी किया है, माने चोर है, या चोरी का माल जानते हुए रखा है। तो जैसे ही ये अनुमान लगाया गया, अब ये न्यायालय मानकर चलने लगा कि इस व्यक्ति ने ही क्या किया है? चोरी की है। अब सबूत का भार किस पर चला गया? उस व्यक्ति पर। अब आगे बढ़ जाए तो अपवाद। फिर नियम पर आइए। नियम ये कहता है आपका 101 में, देखिए फिर एविडेंस की धारा बैक होइए, अपवाद भी हो गया, कि अगर अभियोजन का जो ये कर्तव्य है कि वह युक्त संदेह से परे साबित करे कि अभियुक्त ने ही अपराध किया है, अभियोजन का यह कर्तव्य कभी आपका बदलता नहीं है, लेकिन एक सेक्शन है जहां यह कर्तव्य बदलता है, और ये कर्तव्य अभियुक्त पर चला जाता है कि वह साबित करे कि उसने ये अपराध नहीं किया है। वह भी उपधारणा कर सकते हैं। और एविडेंस की धारा कौन से में 101 का नियम बदलेगा? 106, रेस एप्सा लाक्विटर प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, घटना अपनी कहानी स्वयं कहती है, परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं। यानी कि रेस एप ये घटना अपनी कहानी स्वयं कहती है, तो ये किस सेक्शन में आपका है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो 106। यानी कि टिकट वाला उदाहरण याद रखिए कि क्या ये टिकट रेलवे का लिया था कि नहीं। अब रेलवे पर नहीं होगा दायित्व कि ये सिद्ध करे कि ये टिकट नहीं लिया था, यात्री पर होगा वह सिद्ध करे कि उसने टिकट लिया था। भाई रेलवे पर नहीं। 101 का ये भाई अपवाद है, मैं बता दूं, स्पेशल। आपका फिर अगला देखिए, कभी काल आपका अभियुक्त अपना बचाव लेता है, तो तुरंत एविडेंस की एक और धारा कोरिलेट करेंगे, 105। सतर्क रहिएगा, कौन सी धारा? धारा 105 ये बताती है, बिहार जे में आया था। भाई देखिए 3-4 क्वेश्चन कोरिलेट करके हमें लगता है कि जितना अभी आया है, मैंने 1-2 साल के अंदर 5 क्वेश्चन अभी आपका कोरिलेशन में निकल गया, तो इसलिए अच्छे से तैयार रखिए। 105 बिहार में ही आया था कि अगर अभियुक्त अपना बचाव लेना चाहता है और वह चाहता है कि हमारा मामला साधारण अपवादों में आ जाए, किसी परंतुक में आ जाए, दंड की कम मात्रा में आ जाए, तो इस बात को कोर्ट में साबित करने का भार किस पर होगा? अभियुक्त पर। लेकिन अभियुक्त की जो ये जिम्मेदारी है, अभियुक्त की उतनी जिम्मेदारी नहीं है जितनी कि अभियोजन की है। अर्थात अगर अभियुक्त से कहा गया अपना बचाव करो, अभियुक्त प्ली ऑफ एलिबाई का
अन्यत्र होने का बचाव लिया, लेकिन अपनी ओर से वह बचाव साबित नहीं कर पाया, तो अभियुक्त की सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अभियोजन का जो दायित्व था कि वह युक्त युक्त संदेह से परे अभियुक्त के दोष को क्या करो साबित, ये बदलेगा नहीं, ये बना रहेगा। और अगर अभियुक्त अपने पक्ष में की गई दलीलों को कोर्ट में साबित नहीं कर पाता और फिर भी न्यायालय के मन में एक संदेह उत्पन्न हो जाता है कि अभियुक्त ने अपराध किया कि नहीं किया, तो संदेह का लाभ, बेनिफिट ऑफ डाउट कौन पाएगा? अभियुक्त। और उसे क्या किया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा, एक्विटल किया जाएगा, दोष मुक्त किया जाएगा। यानी कि हमेशा कानून किसके फेवर में है? अभियुक्त के ज्यादातर, इसीलिए कम लोग दंड पाते हैं। अब इस पर आपका केस 2-3 देखना है, नोट्स में है नहीं भाई, उसको लिख लीजिए भाई। जाते समय आज नोट्स ले लीजिए, जिनके पास आईपीसी का नोट्स आया है आपका जाते समय आप लोग ले लीजिएगा, जिनके पास नहीं केस लिखिए भाई, एक नोट में है नहीं। लिखिए केम नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य, नोट्स में है नहीं केस, इसको लिखिए। या तो नोट्स लेकर आइए, सबसे अच्छा तरीका, उसमें जगह है, उसी पर लिखिए। के एम नानावटी वर्सेज महाराष्ट्र राज्य का केस है। के एम नानावटी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1962, जस्टिस सुब्बा राव, जज का नाम लिख लीजिएगा, सुब्बा राव। के एम नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य, AIR 1962, जस्टिस सुब्बा राव। कई बार मैं बता चुका हूँ केस, फिर नए लोग हैं, फिर एक बार शॉर्टकट में बताया जाए। जो केम नानावटी था वह नेवी में था, और आपका उसकी पत्नी जार कर्म का अपराध की, यानी कि जार कर्म का अपराध की, एडल्ट्री का, वह आया, ये बात सुना, फिर आपका जार के पास गया, कहा कि मैं अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे रहा हूँ, तुम विवाह कर लो हमारी पत्नी से। जार ने कहा कि क्या मैं उन सभी स्त्रियों से विवाह कर लूं जिसके साथ मेरा रिलेशन है? इसी पर केम नानावटी को आ गई गुस्सा, और धाए 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 कितनी गोली चला दिया। अब कोई बचाव बेचारे को नहीं मिला। अंत में अब जब सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित थी, तब तक राज्यपाल ने अपना हस्तक्षेप किया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ये राज्यपाल अनुच्छेद 161 और राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत अपनी क्षमादान इत्यादि का शक्ति का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, पहला नियम। दूसरा नियम आपका आईपीसी की धारा 300 का अपवाद नंबर 1 प्रोवोकेशन का बचाव लिया गया, वो भी विफल हो गया। ये दूसरा भी विफल हो गया। तमाम तर्कों के तीर चलाए गए, लेकिन कोई तीर काम नहीं आया। तो अंत में जब केम नानावटी को सजा हो गई 302 के तहत, तो पहला मामला है जिसमें कि भारत के राष्ट्रपति ने केम नानावटी को अनुच्छेद 72 का प्रयोग करते हुए क्षमादान दे दिया। और इस पर एक फिल्म बनी है, आपका मिर्च मसाला लगाकर, आपका रुस्तम फिल्म बनी है। बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो 2-2.5 घंटे की फिल्म देख लीजिए। थोड़ा बहुत मिर्च मसाला झोंका गया है, यानी कि आपका झोंका गया मतलब कि मिलाया गया है, ताकि कहानी में क्या आए? रोचकता। तो हम भी मिर्च मसाला कभी काल मिला देते हैं केस पढ़ाते समय, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो आगे देखा जाए। फिर आपका इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही सिद्धांत दोहराया
कि भाई निर्दोषता की उपधारणा के बारे में जो मैं पहला वाक्य बताया था, वही वाक्य जस्टिस सुब्बा राव ने भी कहा कि किसी भी अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाए जब तक कि उसका दोष न्यायालय में प्रूफ न हो जाए, इनोसेंस माना जाए। और पुलिस क्या कर रही है कि खुद ही 1 सेकंड में दोषी मानकर, और यूपी पुलिस और तमाम राज्यों की पुलिस देखा देखी इनकाउंटर शुरू कर दी है, यानी कि दोषी मानकर कि यही दोषी है, आपका जान से मार दीजिए, न अपील न दलील न आपका ट्रायल न जांच की आवश्यकता है, ठोक दीजिए दिखा करके इनकाउंटर में क्या हुआ, मारा गया। तो ये रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन है। अगला केस देखिए, अगला केस है प्रभु बनाम इम्परर। अगला केस लिखिए भाई, प्रभु बनाम इम्परर। इस केस में भी यही कहा गया कि किसी अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाना चाहिए जब तक कि उसका दोष न्यायालय में साबित नहीं हो जाता। सेम बातें कही जा रहे हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, केस लिखिए, सेम बात बताई गई। अगला केस लिखिए तीसरा, हरिपद डे। हरिपद डे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। हरिपद डे वर्सेज यानी कि बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1956। इसमें आपका फिर कहा गया आपका कि अभियोजन का ये कर्तव्य होता है कि वह युक्त युक्त संदेह से परे अभियुक्त के दोष को साबित करे। अभियुक्त अपना मुख खोलने के लिए बाध्य नहीं है और अपनी ओर से कोई साक्ष्य पेश करने के लिए भी बाध्य नहीं है। अर्थात अभियुक्त चाहे तो अपनी ओर से कोई एविडेंस न दे, अपना मुंह क्या करे, बंद रखे। तो किसका कर्तव्य है कि अभियुक्त के दोष को साबित करे? प्रोसिक्यूशन का। अभियुक्त अपना मुंह खोलने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन मुंह बंद रखना चाहिए, क्योंकि आपके मुख से वकील साहब बोल रहे हैं तो देखिए कहानी इस पर सेट किया जाए लास्ट में, तब अगला सिद्धांत बता जाए। एक बहस हो रही थी, गवाह आया और गवाह बोल रहा था कि इन्होंने ही मारा, लाठी से मारा। तब तक अभियुक्त कटघरे में खड़ा था, अभी हम बताएंगे उसको, कटघरे में खड़ा था और तपाक से बोला कि लाठी से मैं कहाँ मारा, मैं तो चाकू से मारा। तो बोलना नहीं है, और जब बोल दिए तो क्या हुए, फंस गए। अब क्या, जब बोल दिए कटघरे में कि मैं ही मारा हूँ, किससे, चाकू से, तो वकील साहब खूब प्रयास करते हैं कि अभियुक्त बोल दे, कुछ राज खोल दे, लेकिन अभियुक्त बोलने के लिए क्या नहीं है बात। वो तो कटघरे में मूर्ति जैसे क्या किया रहे, खड़े रहे, और उनके अधिवक्ता क्या कर रहे हैं, बोल ही रहे हैं। अभियुक्त को मौन रहना चाहिए, बीच में टोका टाकी न करे, ये नियम है। तो आपका पहला सिद्धांत जो बताया गया, प्रिजम्पशन ऑफ कौन सा, इनोसेंस। और इसके बाद दूसरा देखिए, नोट्स के अनुसार ही चला जा रहा है। आइए, जो दूसरा सिद्धांत है, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार एवं अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा किए जाने का अधिकार। इसका एरिया थोड़ा ज्यादा है, यानी कि फ्री लीगल एड, और कोई भी एक युड है वह अपना डिफेंस कर सकता है, अपना बचाव कर सकता है, और अपने मनपसंद के अधिवक्ता से करा सकता है अपना बचाव। ये उसे राइट दिया गया है। ये जो राइट है, ये केवल स्टैट्यूटरी राइट नहीं है, केवल अधिनियमित आपका अधिकार नहीं है। ये जो अधिकार है
अब दोनों अधिकार फंडामेंटल राइट हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ से कोरिलेट करना है, कहाँ से शुरुआत करना है। पहले एक हम मॉडल बना दे रहे हैं और उन्हीं बातों को एक एक करके पढ़ना है। फिर 3-4 केस पढ़ना है। एक केस इसमें से भी पूछा जाता है, 3 केस कम से कम पढ़ेंगे। एक आपका HM हास्कट, आपका निःशुल्क विधिक सहायता, फिर हुसैन आरा खातून, स्पीडी ट्रायल, और एक खत्री वाला केस जो आपका माने आपका बिहार का केस है, जिसमें कि अखफोड़वा कांड कहा जाता है। कैदियों को इंजेक्शन देकर क्या किया जाता था, अंधा। अब सुशासन बाबू हैं। पहले आपका काफी अपहरण, आपका बहुत उद्योग था बिहार में, और धीरे धीरे कुछ को ठोक दिया गया, तब जाकर क्या हुआ, धीरे धीरे आपका सुधरा। और आज भी बिहार देख ही रहे हैं, सबसे ज्यादा उपद्रव कहाँ, सबसे ज्यादा ट्रेनें कहाँ फूकी गई, बिहार। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रयागराज में कोई असर नहीं है। तो ज़्यादा जो पुलिस और सेना में जाने की तैयारी लोग करते हैं वो पटना में ही हैं। और जो सिविल APO जज इत्यादि की तैयारी करते हैं वो कहाँ है, आपका प्रयाग। अगर यहीं कुछ नियम बदलाव रहा हुआ रहता PCS और APOJ में, तो यहाँ भी आंदोलन क्या होता, शुरू हो जाता। तो आपका बिहार में भाई सैकड़ों कोचिंग संस्थाएं हैं, आपका जो सेना में भर्ती और पुलिस में भर्ती के लिए ही बनी हैं और चलाती हैं कोचिंग, इसलिए वहाँ ज़्यादा उपद्रव है भाई। और जहाँ भाई ज़्यादा आपका प्रभावित लोग होंगे वहीं ज़्यादा आपका आंदोलन होगा। तो अब देखिए कौन कौन सा अनुच्छेद पढ़ना है आपका। सबसे पहले आप प्राकृतिक न्याय उठाएंगे। पहले एरिया भाई, ज़्यादा एरिया इसकी व्यापक है, थोड़ा समय लगेगा। आपका पूछा जा रहा है प्री में एक क्वेश्चन निश्चित बनेगा जहाँ जहाँ से कोरिलेट किया जाए। और हमें लगता है कि यूपी APO और जे मिलाकर जो पिछली बार आया है, यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन निश्चित हम बताएंगे जो पिछली बार ही आया है। सबसे पहले प्राकृतिक न्याय पढ़ेंगे कि प्राकृतिक न्याय क्या है। प्राकृतिक न्याय के बाद संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाएगी, जिसमें कि समता की प्रस्तावना पढ़ी जाएगी, जिसमें कि समता की बात की गई है। फिर आपका अनुच्छेद 22 का क्लाज 1 पढ़ा जाएगा। फिर अनुच्छेद 39A पढ़ना है। फिर आपका अनुच्छेद 21 पढ़ना है। यानी कि संविधान में इतने प्रावधान पढ़ना है। आपका फ्री लीगल एड और अभियुक्त द्वारा अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपना क्या कराना, बचाव। इसके बाद CRPC आ जाइए। CRPC में 303 और 304 पढ़ना है। 303 आपका जे में आई थी, 304 APO में फ्री लीगल एड। तो CRPC की कौन कौन सी धाराएं, 303, और कौन सी धाराएं, 304। इसके बाद आपका जो एक कानून और भी पढ़ना है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। यानी कि एक कानून और पढ़ना है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। इसके बाद CRPC में फिर बैक होया जाए। CRPC में एक तो 273 भी पढ़ना है, यानी कि आपका 273 पढ़ना है। यानी कि अच्छे से इसके यानी कि आपका 273 पढ़ना है। फिर 327 पढ़ना है। कम से कम 2 धाराएं आप कह सकते हैं कि पढ़ेंगे। तो फिर एक बार एरिया कवर कर लीजिए, फ्री लीगल एड। इसके बाद 3 केस पढ़ना है। मैं तीनों केस एक बार बता दूं फिर से। एक HM हास्कट का केस, दूसरा हुसैन आरा खातून का केस, और तीसरा खत्री का केस हम बताएंगे। और आपका उसमें क्या हुआ क्या नहीं ये बताया जाएगा।
तो फिर एक बार भाई इसको देख लीजिए सीआरपीसी में। हाँ, रुदल था संवैधानिक प्रतिकर दिलवाया गया ना, मैंने कहा संविधान तो लेट हुआ तो मुआवजा दिलवाया गया। तो जहाँ मुआवजा की बात आएगी, यहाँ तो आपका फ्री लीगल एड दिलवाया जा रहा है, माने बिना पैसे के आपको वकील मिलेगा। और जहाँ मुआवजे की बात आएगी वहाँ रुदल साहब बता जाएगा। जहाँ अध्यादेश की बात आएगी डीसी बाधवा, अलग अलग एरिया है। तो सीआरपीसी में भाई एकदम शुरुआती दौर से हम शुरू कर रहे हैं, और भाई दो क्वेश्चन कहीं गया नहीं है आपका, मैं बता दूं, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एकदम शुरुआती दौर से मैं शुरू कर रहा हूँ। नेचुरल जस्टिस या नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धांत है कि आडी अल्ट अल्ट्रम पर्टम, यानी कि दूसरे पक्षकार को भी सुना जाए। तो इस और आपराधिक और प्राकृतिक न्याय का यह भी सिद्धांत है कि दूसरे पक्षकार को जो सुना जाए का सिद्धांत है, इसमें यह सिद्धांत समाहित है। अब देखिए क्या क्या समाहित है। पहला समाहित है कि अभियुक्त का फेयर ट्रायल हो। फेयर ट्रायल का मतलब ये हुआ उचित विचारण हो, रिज विचारण हो, यानी कि आपका उचित विचारण हो, न्यायपूर्ण विचारण हो। पहला फेयर ट्रायल। दूसरा अभियुक्त का अभियुक्त के खिलाफ जब भी एविडेंस लिया जाए, जब अभियुक्त न्यायालय में हाजिर हो तभी लिया जाए। यानी कि अभियुक्त के पीठ पीछे कोई कार्रवाई न की जाए, अभियुक्त के खिलाफ एविडेंस जब भी लिया जाए तभी लिया जाए जब अभियुक्त कोर्ट में क्या हो, हाजिर। और तीसरा नियम यह है कि जो भी कार्रवाई हो बंद कमरे में होगी कि खुले कमरे में, बंद न्यायालय में कि खुले न्यायालय में। खुले न्यायालय में। तो अब आपका जो ये तीनों चारों शब्द बताया गया, इसी को थोड़ा पहले सेक्शन में जोड़ना है। हमने जो तीन चार शब्द बताया, इसको किस में जोड़ना है, सीआरपीसी के सेक्शन में। तो आपका प्राकृतिक न्याय का जो ये सिद्धांत है कि आरडी अल्ट्रम पर्टम, तो पहले आपका सीआरपीसी का सेक्शन 273 हम उठाते हैं। सीआरपीसी की धारा 273 ये बताती है कि जो भी न्यायालय में जांच और विचारण होगा, जो अभियुक्त के खिलाफ जिसमें साक्ष्य लिया जाएगा, सामान्य नियम यही है कि अभियुक्त न्यायालय में हाजिर रहे तभी उसके अगेंस्ट में एविडेंस लिया जाएगा, गैर हाजिरी में नहीं। लेकिन ये नेचुरल जस्टिस का जो नियम है, ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। कुछ दशाएं ऐसी जरूर हैं जहां अभियुक्त हाजिर न हो, फिर भी उसके खिलाफ क्या ले लिया जाता है, एविडेंस। बस हमें अपवाद में नहीं जाना है, बहुत लंबा चल जाएगा, बस दो दो लाइन। कौन सी धारा में हमने बताया, 200। ये रिज विचारण की अपेक्षा है, ये फेयर ट्रायल या उचित रूप से मुकदमा चलने की क्या है, अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा हमने ये बताई कि भाई जो भी कार्यवाही हो आपका सबके सामने हो, कोई बंद कमरे में कार्यवाही न हो, तो सबके सामने हो। तो उस न्यायालय को हम जब सबके सामने कार्रवाई होती है, तो ऐसी कार्रवाई को हम कहते हैं कि वह ओपन कोर्ट में हो रही है, खुले न्यायालय में हो रही है। तो इसके पहले वाले जिसमें पूछा गया था कि सीआरपीसी में खुला न्यायालय कहाँ दिया गया है कि आपराधिक न्यायालय खुले न्यायालय होंगे, तो कौन सी धारा, सीआरपीसी 327, यानी कि सबके सामने कार्रवाई होगी, बंद कमरे में नहीं। कौन सी धारा, याद करके जाइएगा, सीआरपीसी की कौन सी धारा, 327। अब अगला ये भाई पहला अगला नियम देखा जाए। अभियुक्त प्रत्येक
प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये भी कहता है कि जो भी अपराध का अभियुक्त हो उसे पूरी सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए और उसे बचाव का मौका भी दिया जाना चाहिए। तो बचाव का मौका दिया जाए, वह अपने मनपसंद के एडवोकेट से अपना बचाव करा सके। अब ये तो हमारा मूल अधिकार है, यानी कि प्रत्येक अपराध का यह फंडामेंटल राइट है। और ऐसा अधिकार नहीं, कैसा अधिकार है? प्रत्येक अभियुक्त का ये मूल अधिकार है अनुच्छेद 22 के क्लाज 1 में कि वह अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपनी प्रतिरक्षा करा ले, अपना बचाव करा ले। यानी कि प्रत्येक अभियुक्त आपका अपनी इच्छा के अधिवक्ता को अपनी ओर से रख सकता है और अपने बचाव में दलीलें प्रस्तुत कर सकता है। चाहे अभियुक्त ने 1 लाख दिया कि 10 लाख दिया कि 50 लाख दिया कि 1 करोड़ दिया, ये उससे पूछा नहीं जाता। ये नहीं कि पूछ लिया जाएगा कितना। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम जगह ये किस अनुच्छेद में है? 22 के किस क्लास में? अनुच्छेद 1 में। सेम यही बात जो ये हमारा मूल अधिकार है, ये स्टेचूटरी राइट के रूप में, अधिनियमित अधिकार के रूप में इसे मान्यता दी गई है। और सीआरपीसी की कौन सी धारा जोड़ेंगे? 303। पिछली बार जे में आया है, गलत ना हो, 303। इसी बार जो ये हुआ था 2018 में, उसी में क्वेश्चन आया कि किस धारा में प्रावधानित है कि अभियुक्त अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपना डिफेंस करा सकता है, बचाव करा सकता है। तो सीआरपीसी की कौन सी धारा मार कराएंगे? 303। तो ये तो अपना बचाव कराइए। और आपका एक अनुच्छेद याद रखिएगा, कौन सा? 22। यही बात कहाँ की गई है? आपका 303। ये तो प्रतिरक्षा पर हम आए। अब आइए फ्री लीगल एड, दोनों एक ही में बताया जा रहा है। निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब ये हुआ कि अगर अभियुक्त के पास किसी कारणवश, चाहे निर्धनता के कारण, चाहे वकीलों के विरोध के कारण, चाहे किसी भी कारण से अगर अधिवक्ता नहीं है या अभियुक्त अपना अधिवक्ता करने में असमर्थ है, तो फ्री लीगल एड ये बताता है कि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के खर्चे पर अभियुक्त को फ्री में, बिना पैसा के अधिवक्ता मुहैया कराए। अब आइए ऐसा क्यों नियम बनाया गया? तो इसके लिए पहले हम संविधान देखेंगे, फिर सीआरपीसी देखेंगे, फिर केस देखेंगे, और केस के बाद अब जो कानून बना है फ्री लीगल एड पर, वह देखेंगे। तो संविधान के प्रियम्बल से उठाइएगा। संविधान की प्रस्तावना कहती है कि सबके साथ समता का व्यवहार किया जाएगा, इक्वलिटी का पालन किया जाएगा। तो समता कब आएगी? कि धनी लोगों के लड़के पकड़े जाएं या सलमान खान का मामला हो, तो उसी दिन आपका सत्र न्यायालय सजा दिया, उसी दिन हाई कोर्ट में अपील, उसी दिन सुनवाई, उसी दिन बेल, और आम आदमी महीनों लटका रहे और निर्णय की कॉपी ही नहीं मिलेगी, तो क्या तभी समता आएगी? ये तो यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी आरोप लगा, हाई कोर्ट में भी, कि आपका जो बड़े अधिवक्ता है उनका केस भाई कैसे जल्दी आ जा रहा है, और हम लोग डेट पर डेट 10 साल से क्या कर रहे हैं? आपका कोदो बो रहे हैं, प्याज छिल रहे हैं, डेट ही नहीं आ रही है, और इन लोगों का कैसे आ जाता है? ये बात अर्नब गोस्वामी के मामले में आई कि जब भी सुप्रीम कोर्ट जाता है दूसरे तीसरे दिन इसका नंबर आ जाता है, और हम लोग 10 साल 10 दिन से वेट कर रहे हैं कि अब नंबर आएगा, अब नंबर। ये तो सरासर क्या है? बेईमानी है। कैसे नंबर आ जा रहा है? तो फिर एक बार बैक होइए।
प्रस्तावना हमें ये बताती है कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको हक होना चाहिए कि वह उसके पास अधिवक्ता होना चाहिए जो उसका क्या करे, बचाव। कोई व्यक्ति मात्र गरीबी, निर्धनता, दरिद्रता के कारण आपका माने विधिक सेवा पाने से वंचित न हो जाए। अब जैसे ही प्रस्तावना पढ़िएगा, आपका निःशुल्क विधिक सहायता तुरंत उठाइएगा संविधान के अनुच्छेद 39 ए से। ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 39 ए बताता है, कैपिटल ए, नया अनुच्छेद, कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह निःशुल्क विधिक सहायता क्या करे, प्रदान करे, ताकि समान न्याय, इक्वल जस्टिस सबको क्या हो सके, मिल सके। तो चूंकि 39 ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाहित हैं, ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, तो आप लोग बताइए राज्य का विवेक था कि राज्य बाध्य था, बताइए तो। विवेक था, चाहे तो निःशुल्क विधिक सहायता दे और चाहे तो न दे, सतर्क रहिए। तो राज्य नहीं देता था तो सुप्रीम कोर्ट को आंखें टेढ़ी करनी पड़ी। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़िए। जब राज्य अपना ये कर्तव्य निभाने में उपेक्षा बरतने लगा और तमाम गरीब लोग जो जेलों में बंद थे, आपका दंड 3 साल का था, अधिकतम सजा 3 साल ही हो सकती थी, या और कई सालों से जेल में क्या है पड़े हैं, जमानती अपराध था, जमानत नहीं मिली क्योंकि कोई जमानतदारे नहीं मिलता था आपका, या कोई अधिवक्ता, इतना पैसा भी नहीं था कि अधिवक्ता करके जमानत ले लें। तो सुप्रीम कोर्ट की नज़र टेढ़ी हुई और सुप्रीम कोर्ट में पहला केस आया आपका एच.एम. हास्कट बनाम महाराष्ट्र राज्य का। और आपका इस केस में जस्टिस सुब्बा राव ने स्पष्ट बता दिया कि जो निःशुल्क विधिक सहायता है वह क्या है, संविधान में अनुच्छेद 21 में समाहित है। ये राज्य का आपका कर्तव्य है, कोई दान नहीं है। ये राज्य दान में नहीं दे रहा है, बल्कि ये राज्य का क्या है, कर्तव्य है। और किस अनुच्छेद में समाहित है, 21 में, अर्थात अभियुक्त को फ्री लीगल एड मिलेगा और ये राज्य का कर्तव्य है, न कि राज्य द्वारा दिया गया दान। ये कोटेशन आया है कि किस केस में कहा गया कि निःशुल्क विधिक सहायता राज्य का कर्तव्य है, राज्य द्वारा दिया गया गिफ्ट या उपहार नहीं है। और ये आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में समाहित है। राज्य बाध्य है कि जो लोग गरीब हैं, निर्धन हैं, जिनके पास बचाव के लिए अधिवक्ता नहीं है, उनको राज्य अपने खर्चे पर क्या दे, अधिवक्ता भाई देना पड़ेगा, ये नहीं कि। जब सुप्रीम कोर्ट का आपका माने एच.एम. हास्कट के केस में आपका जब ये डिसीजन आ गया, तो पुनः एक केस आया हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य का केस आया। और सुप्रीम कोर्ट ने आपका फिर बता दिया कि जो ये एक और आपका बताया कि जो स्पीडी ट्रायल है, यानी कि त्वरित विचारण है, अर्थात जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपराधिक मामलों में फैसला दिया जाए और निःशुल्क विधिक सहायता, ये दोनों आर्टिकल 21 में एक फंडामेंटल राइट है। तो फिर कवर करिए, अगर केवल निःशुल्क विधिक सहायता पूछे तो एच.एम. हास्कट, स्पीडी ट्रायल पूछे तो हुसैन आरा खातून, स्पीडी ट्रायल और निःशुल्क विधिक सहायता ये दोनों दे दे तो हुसैन आरा खातून। यानी कि जो एच.एम. हास्कट में बातें कही गई थी उसको थोड़ा क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, नैरो किया कि वाइड किया।
वाइड किया। और दो बातें अब। तीसरा ये केस खत्री का। आपका बिहार में इसको खत्री बनाम बिहार राज्य के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका क्या होता था कि अब आइए, इसमें हुआ क्या था कि एक बार कैदी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, उसके बाद वह भेजा गया जेल। उसके बाद कोई अता पता ही नहीं जेल में चला गया। तो आप फिर एक बार देखिए, आखिर एक बार में अधिकतम कस्टडी में कितने दिनों के लिए अभियुक्त को भेजा जा सकता है? 15। ये शाम को ही बता गया था, चाहे न्यायिक अभिरक्षा या पुलिस से मतलब नहीं, 15 दिन। अब अभियुक्त गया 15 दिन के लिए, उसके बाद जेलर भी भूल गए, कोर्ट भी भूल गया। और वैसे ही अपना कई सालों तक क्या रहा, बिना मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किए हुए जेल में रखे जाते थे कैदी। और आपका बिहार में इंजेक्शन दे दे के आपका अंधा कर दिया जाता था। अब गंगा जल में तो भाई तेजाब डालकर अंधा कर दिया गया फिल्म में, लेकिन इंजेक्शन दिया जाता था और तमाम क्रिमिनलों की आंखें चली गई, अंधे हो गए। तो इसी को खत्री वाले केस को अखफोड़वा कांड भी कहते हैं कि बिहार में अखफोड़वा कांड हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका निःशुल्क विधिक सहायता का दायरा है, इसको और बढ़ा दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर एक स्टेज पर अभियुक्त को फ्री लीगल एड मिलेगा। हर एक स्टेज आइए, जब वह मजिस्ट्रेट के यहाँ पहली बार पेश किया गया तब, जब जब पेश किया जा रहा है तब, जब विचारण चलेगा तब, जब वह अपील करेगा तब, और जब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा तब। यानी कि अब देखिए, दायरा सुप्रीम कोर्ट क्या कर दिया, व्यापक। भाई हर एक स्टेज पर पहली बार से लेकर और कहाँ तक मिलेगा। जब सुप्रीम कोर्ट इतनी बातें कह दिया तो आपका तब संसद को होश आया और संसद ने निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए एक कानून बनाया। तो आपका दो क्वेश्चन उस कानून से बनते हैं कि लोक अदालत का गठन किस कानून के तहत, जो कानून हम बताएंगे, और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस कानून में किया गया है। तो संसद ने बनाया है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। और इस कानून के तहत ये प्रावधान कर दिया गया है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी कि इसका मतलब इस प्रारंभिक स्टेज से लेकर कहाँ तक, सुप्रीम कोर्ट तक, अभियुक्त के पास अगर अधिवक्ता नहीं है तो उसे अधिवक्ता प्रदान किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? न्यायालय द्वारा। और उस अधिवक्ता की फीस कौन देगी? सरकार। कौन देगी? तो किसके व्यय पर न्यायालय अधिवक्ता नियुक्त करता है? राज्य के। तो वर्तमान समय में सभी न्यायालयों में सभी स्तरों पर अधिवक्ता नियुक्त किए जा फ्री में अधिवक्ता प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। एक अभी धारा छूटी है, सीआरपीसी की धारा 304, जो अंदर जाकर भी पूछा है यूपीएपीओ में, ऊपर से ही नहीं, अंदर जाकर पूछा। अब एक धारा देखिए, यानी कि इधर का लाइन आपका जितना था लगभग अंत में कानून बना करके सहित क्या किया गया, समाप्त। 304 देखिए क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपका एमपी और इत्यादि में भाई कई क्वेश्चन बताए गए, आईपीसी में भी, एविडेंस में भी अच्छे से तैयार रखे भाई। यही सब क्वेश्चन छोटी छोटी बातें गलत होती हैं। अब देखिए 304 कैसे लोग पढ़ते हैं आम आदमी। भाई 304 फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान सीआरपीसी की किस धारा में है? 304। बस रट कर, अब की हेडिंग रट कर, ये धारा पढ़ने योग्य नहीं है, निकल जा रहे हैं। और जो पढ़ने योग्य नहीं है आपका, वही आजकल फूट दे रहा है। ऊपर से नहीं काम चलेगा हेडिंग से,
अंदर से। अब देखिए अंदर बताया जा रहा है कि अब अंदर से ये क्वेश्चन आएगा कि 304 सीआरपीसी के तहत किस न्यायालय में फ्री लीगल एड यानी कि फ्री में अधिवक्ता अभियुक्त को दिए जाने का प्रावधान किया गया है। सभी न्यायालयों में नहीं, दायरा सीमित है। कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि किस न्यायालय में? सत्र न्यायालय में। पहला नियम, सभी न्यायालय में नहीं, किस न्यायालय में। दूसरा जो आपका यूपी में पूछा है कि सत्र न्यायालय में किस स्टेज पर, तो अन्वेषण के दौरान, जांच के दौरान, विचारण के दौरान, उपर्युक्त सभी। तो यही लोग गलत करते हैं, उपर्युक्त सभी न मारिए, केवल और केवल किस दौरान, यानी कि जब सत्य और शाम को बताया ही गया था, आज भी बताया जाएगा आरोप कि विचारण का प्रारंभ कहाँ से होता है? आरोप के विवेचन से। कहाँ से होता है? यानी कि जब सत्र न्यायालय अभियुक्त पर चार्ज लगाता है, आरोप का निर्माण करता है और देखता है कि अभियुक्त के बचाव के लिए कोई अधिवक्ता मौजूद नहीं है, तो ऐसी दशा में सत्र न्यायालय राज्य के व्यय पर अभियुक्त को क्या प्रदान करेगा? अधिवक्ता। तो फिर एक बार बताइए, किस न्यायालय के लिए प्रावधान है? कोर्ट ऑफ सेशन। किस स्टेज में? विचारण के दौरान। किसके व्यय पर फ्री में अधिवक्ता दिया जाएगा? राज्य के व्यय पर। तो क्या क्या छूटा है? एक तो अन्य न्यायालय छूटे हैं, मजिस्ट्रेट के न्यायालय। दूसरा आपका जो जांच और अन्वेषण के दौरान वो स्टेज छूटा है, फिर अपील के दौरान छूट गया। तो खत्री के बाद में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी पढ़ना रहता है। उच्चतम न्यायालय ने खत्री के बाद में बता दिया कि अनुच्छेद 21 में जो निःशुल्क विधिक सहायता है वह सभी न्यायालयों में दी जाएगी और सभी प्रकरणों पर, चाहे अन्वेषण का प्रक्रम हो, जांच का हो, विचारण का हो, अपील का हो। ये किसने स्पष्ट बता दिया? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सीआरपीसी का दायरा क्या था? सीमित। और संविधान का दायरा क्या हो गया? व्यापक। अब इसी में आइए, राज्य चाहे तो कानून बनाकर ये जो फ्री लीगल एड 304 में दिया गया है, मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में भी इसका प्रावधान कर सकता है। 304 कौन कानून बना सकता है? राज्य। लास्ट लाइन देखिए, एक दो उदाहरण बस अब बचा है। दो उदाहरण अच्छा आपका देखा जाए, एक आपका निर्भया कांड का उदाहरण और दूसरा कसाब का उदाहरण देखा जाता है। निर्भया कांड के मामले में जो दिल्ली में हुआ, कोई भी अधिवक्ता अभियुक्तों का मुकदमा लड़ने के लिए तैयार नहीं था, याद रखिए। तो जब तैयार नहीं था कोई अधिवक्ता, तो ऐसी दशा में क्या न्यायालय में बिना अधिवक्ता के उनका मुकदमा चल गया? नहीं, अधिवक्ता प्रदान किया गया। और सबको, और सबसे सक्रिय अधिवक्ता कौन थे? पैसा भी सरकार से, सरकार के खिलाफ बोलिए भी, यानी कि पैसा भी किससे लिया जाता है? सरकार। और खूब सरकार के खिलाफ बोलिए। एपी सिंह जो रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, फांसी की सजा रुकवाने का प्रयास किए, लेकिन रुकवा तो क्या बिना सुने दंड दे दिया गया? नहीं। और कसाब के भी मामले में कोई वकील तैयार नहीं हुआ, तो दो वकील दिए गए जो अंत तक उसका बचाव किए। वो अलग बात है कि बचाव नहीं कर पाए, लेकिन बिना सुने या बिना अधिवक्ता की सेवाएं दिए हुए उनको कह सकते हैं कि, यानी कि कुल मिलाकर उनको सुना गया, फ्री लीगल एड दिया गया। और यही आपका पाकिस्तान में नहीं होता, कुलभूषण जाधव के मामले में। इसीलिए भारत न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया था कि इनको काउंसिल यानी कि अधिवक्ता की क्या नहीं दी गई सेवाएं। भाई मेन यही तो गया था, और क्या फांसी की सजा रोकी जाए? सुना नहीं गया।
तो इस प्रकार आपका फ्री लीगल एड का दायरा थोड़ा व्यापक था। अभी कल भी आईपीसी में लेक्चर ही चलेगा, 2-3 हो जाए तब एक ही दिन लिखवा जाए आपका। तो अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा भाई, 10 मिनट बाद चलेगा। संविदा नियम अभी 10-12 मिनट बाद क्लास चलेगा, थोड़ा लेट भी हो गया है। चारों सब्जेक्ट प्रयास किया जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन हल्का सा भी शेड्यूल थोड़ा बहुत अभी गड़बड़ है, 1-2 दिन में प्रयास करते हैं। शाम को चलेगा भाई।